गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। आइए चलते हैं पहली खबर की तरफ। जंतर मंतर वाले जुनैद के खिलाफ गंदा खेल, नेहा बोरा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी निशाना, एआई वीडियो बनाकर किया वायरल, जनता का फूटा गुस्सा। जानिए खबर। जुनैद जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान एक जाने पहचाने वॉलंटियर के तौर पर उभरे थे और उन्हें अक्सर प्रोटेस्ट करने वालों के लिए खाना बांटते हुए देखा गया था। जंतर मंतर पर एक और नाम था जिसकी चर्चा अब तक है, वो नाम है नेहा बोरा, अखिल भारतीय छात्र संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जैसा कि आप जानते हैं, जुनैद को पहले ही दिन से निशाना बनाया गया। कभी उनके खाने को लेकर कि जुनैद को फंडिंग कौन कर रहा है, तो कभी उन पर लड़कियों को छेड़ने के भी आरोप लगे, तो कभी कहा गया कि जुनैद झारखंड प्रोटेस्ट में बिरयानी बांटने नहीं आएंगे। मगर जुनैद झारखंड भी पहुंचे, जिससे नफरतियों के मुंह बंद हो गए। मगर अब नफरतियों ने एक नया पैतरा अपनाया है और जुनैद के नेहा बोरा के साथ एआई वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे प्रेम शर्मा नाम के यूजर ने एफबी पर शेयर किया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। प्रेम शर्मा ने वीडियो को साझा करते हुए लिखा, जुनैद और नेहा की प्रेम कहानी जंतर मंतर से झारखंड तक। एक और यूजर ने लिखा, अच्छा तो ये बात है, इसलिए जंतर मंतर पर बिरयानी बांटने आ रही थी। कुछ इस तरह के हजारों कमेंट्स इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें जुनैद नेहा दोनों को ही भद्दे कमेंट्स से निशाना बनाया जा रहा है। इस वीडियो को साझा कर नरगिस बानो ने लिखा, देखो कट्टर हिंदू सनातनी प्रेम शर्मा अपनी हिंदू बहनों की एआई वीडियो बनाकर उन्हें बदनाम कर रहा है। प्रेम शर्मा नाम का ये युवक हिंदू बहन नेहा बोरा को बदनाम कर रहा है। जुनैद के साथ नेहा जोड़कर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। एक हिंदू बहन का अपमान करने के साथ साथ ये व्यक्ति सनातन धर्म का भी अपमान कर रहा है। क्या जय श्री राम अपने बायो में डालकर एक हिंदू महिला को बेइज्जत करना सही है क्या? अमित मिश्रा ने लिखा, ऐसे लोग किसी भी तरफ हो सकते हैं। जब ये वैचारिकता और विरोध में जीत नहीं पाते तो ये सब हरकत करने लगते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम कब खत्म होगा? कंगना रनौत का नसरुद्दीन शाह पर निशाना, वारिस पठान का जवाब सुनने लायक है। लाठीचार्ज और अमित शाह पर कही बड़ी बात। सीनियर एक्टर नसरुद्दीन शाह के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाने के कुछ दिनों बाद कंगना रनौत ने उन पर पलटवार किया है। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें लोमड़ी कहने के बाद अब बीजेपी सांसद ने बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने झारखंड में हुए प्रोटेस्ट, संसद की सुरक्षा में सेंध और फिल्म इंडस्ट्री में पाखंड का जिक्र किया। ये बहस तब शुरू हुई जब नसरुद्दीन शाह ने उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बात की जिन्होंने शिक्षा सुधारों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं किया था। द वायर को दिए एक इंटरव्यू में शाह ने कहा, वे ऐसा तब करेंगे जब उनका जमीर उनसे ऐसा करने को कहेगा। एक कहावत है, जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है वो भौंक नहीं सकता। जैसे ही हड्डी उनके मुंह से गिरेगी या उनके दांत टूटेंगे तब वे भौंकेंगे। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नसरुद्दीन शाह की तरह लोमड़ी कहलाने के बजाय वो कुत्ता कहलाना पसंद करेंगी। उन्होंने उन पर भारत का खाकर पड़ोसी देश के लिए लड़ने का आरोप भी लगाया। इस बारे में बात करते हुए कंगना ने बताया कि उन्होंने दिग्गज अभिनेता की आलोचना क्यों की थी। उन्होंने कहा, मैंने उनको इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इतना गंदा एक वीडियो बनाया था जिसमें वो इस तरह की धमकियां दे रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे। जो सर्वोच्च हमारे जो प्रतिनिधि है पूरी दुनिया में, प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिले, उनके बारे में वो ऐसा कह रहे हैं। कंगना ने कहा, जब दिल्ली में ऐसी स्थिति बनी थी तो ये सब इंडस्ट्री वाले घड़ियाली आंसू रो रहे थे, तो झारखंड में जब बच्चों पर जुल्म हो रहे थे तो ये चुप है। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले जंतर मंतर पर घड़ियाली आंसू बहाने आ गए थे। झारखंड क्यों नहीं जा रहे जेनजी के लिए? कंगना ने नसरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहा और खुलकर उनकी मुखालिफत की। इस मसले पर जब वारिस पठान से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जवाब दूंगा। 3 बजे तक का उन्होंने समय दिया था और ये कहा था कि जो सवाल आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं हर सवाल लिख कर दे, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। देखो, कल पार्लियामेंट सेशन का लास्ट दिन है। इतने दिन हो गए, तकरीबन 20 दिन के करीब पार्लियामेंट चला नहीं। आपको पता है एक दिन सेशन जब एडजर्न होता है तो कितने करोड़ों का नुकसान होता है। ये करोड़ों का नुकसान जो हो रहा है किसके पैसे से? टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान हो रहा है, आपका मेरे पैसे का चल रहा है। एक इंसान एक सांसद को चुनता है ताकि वो सांसद बने, पार्लियामेंट में जाए, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी की उसके जो मुद्दे है उसको जाके उठाए, वहाँ रखे, कानून बनता है वहाँ पर। और उसके बावजूद आप देखिए तो वहाँ पर कुछ चल ही नहीं रहा है सदन। अरे सदन चलाने की जवाबदारी
विपक्ष की नहीं, सरकार की है, जो सत्ता में बैठे उनकी है। और मैं तो इतने सालों से मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि जो सरकार में लोग हैं वो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। ये तो किस दिशा में लेके जा रहे? तो लोगों का नुकसान हो रहा है और हम क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश के अंदर? तो इस तरह से पार्लियामेंट जो बार बार एडजर्न हो रहा है, जो एक भी दिन नहीं चला, तो इससे देश को बहुत भारी नुकसान है। ये लोगों का नुकसान है, एक एक जो सांसद वहाँ गए उसका नुकसान है। तो हम तो चाहेंगे कि सांसद चलना चाहिए। और अमित शाह को क्या किस चीज़ ने रोका है? वहाँ पे जाते हो गाड़ियों का काफिला लेकर, और मैं तो सुना ऑफिस में जाके रोज बैठ रहे अपने चेंबर में, तो आके वहाँ बैठे और जो विपक्ष की मांगे पूरा करो। आपको जवाब देना है, जवाबदेही बनती है, आप दे दो ना जवाब। किसके इशारों के ऊपर लाठी चली थी, किसने लाठी चलाने का आदेश दिया था, जो भी विपक्ष के सवाल है जवाब दे देना चाहिए। मगर ये इस पर डाल रहे हैं, वो उस पर डाल रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप सवाल लेके आइए, लेकिन विपक्ष ही नहीं चाहती है कि सदन में चर्चा हो। विपक्ष हंगामा कर रहा है, इसके लिए लेट हो रहा है। तो उनको जाके बैठना चाहिए, जाके बैठो, विपक्ष क्या करता है देखो, फिर मसला हल हो जाएगा। अब जाना तो चाहिए ना, आप होम मिनिस्टर हो, देश की जनता, देश का युवा चाहता है कि भारत का होम मिनिस्टर वहाँ आए, संसद के पटल पर खड़े होके बयान दे के भाई लाठी चलाने का, गैस चलाने का, पैलेट गेन चलाने का, ये AK-47 लेके गए, इसका आदेश किसने दिया था? जिसने हमारे भारत के जैन जी, जो हमारे भारत का भविष्य है, उसके ऊपर इस तरह बर्बरता की, किसके आदेश अनुसार हुआ था? जवाब दे देना चाहिए वहां पे जाकर। कंगना रनौत बीजेपी सांसद हैं, नसीरुद्दीन शाह को लेकर कह रही हैं कि नसीरुद्दीन शाह जो है लोमड़ी की तरह हैं, देश का खाते हैं लेकिन पड़ोसी देश का गाते हैं। आप देखिए, उनकी बातों का जवाब देना मैं नहीं समझता हूँ मुनासिब भी है। उनको आदत हो गई है कंगना रनावत को हर आए दिन अनाप शनाप बकवास करने की, कभी जेंजी के बारे में गटर छाप बोलना, कभी किसी को लोमड़ी बोलना, अब आएगी दिन किसी को बंदर बोलेंगे, किसी को डॉग बोलेंगे, हर चीज़ वो बोलेगी। उनको भी आदत हो गई कि मैं किसी भी तरह से मीडिया में रहूँ, क्योंकि वो बुझा हुआ दिया बन गए। वो बीजेपी मेरे को लगता है उनको घास फास नहीं डाल रही, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बकवास करके इस अपने आप को लाइमलाइट पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों एक ही इंडस्ट्री, राजनेता तो बाद में है, लेकिन दोनों एक ही इंडस्ट्री से हैं। नासिर साहब इतने सीनियर एक्टर हैं, उनके लिए इस तरीके का शब्दों का प्रयोग कितना उचित है? देखिए, किसी के लिए भी इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो इंडस्ट्री तो आपको पता है ना क्या है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात तो आप यहाँ पे पूछ लीजिए, मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। बॉलीवुड के सारे सितारे माशाल्लाह आपकी दुआ से मेरे करीबी है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहूँगा उन लोग के बारे में कुछ भी। वो सबके गिरेबान में झांक लो क्या है, किसके अंदर कितने छेद है, सब आपको मिल जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे। तीसरी खबर भी इस हफ्ते बहुत वायरल है। मुस्लिम महिला ने अस्पताल में पढ़ी नमाज, हिंदू युवक ने फोन में हनुमान चालीसा चलाई, युवक ने वीडियो वायरल किया, कहा जिहादी, जनता का फूटा गुस्सा, लगाई फटकार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल है, जिसमें एक मुस्लिम महिला को नमाज अदा करते देखा जा सकता है। नमाज पढ़ती महिला के पास ही एक शख्स लेटा है, जिसने इस महिला को नमाज पढ़ते देखकर अपने मोबाइल में वॉल्यूम तेज करके हनुमान चालीसा चला दिया। गली न्यूज ने इस वीडियो को खंगाला तो पाया कि इंस्टाग्राम पर ठाकुर सौरभ प्रताप राणा नाम के यूजर ने इस वीडियो को अपनी प्रोफाइल से साझा किया है और उसने लिखा, ये जिहादी प्रवृत्ति के लोग हॉस्पिटल जैसी जगह पर भी नमाज पढ़ देते हैं। फिर मैंने नमाज में थोड़ा मसाला डाल दिया, मैंने भी हनुमान चालीसा चला दी, भाग गई थोड़ी देर में। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब इस वीडियो पर जनता अपनी राय भी रख रही है कि यूजर ने लिखा, नमाज अदा कर रही बेबस महिला को सताकर कैसा शौर्य। अस्पताल में जहां लोग अपनी की सांसों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, वहां हापुड़ के GS मेडिकल कॉलेज से सौरभ प्रताप का एक बेहद शर्मनाक वीडियो सामने आया है। नफरत ने लोगों का जमीर किस कदर मार दिया है। एक बुजुर्ग महिला अस्पताल के कोने में अपने बीमार परिजन की सलामती के लिए शांति से नमाज अदा कर रही हैं। उन्हें उकसाने और परेशान करने की नीयत से इस शख्स ने जानबूझकर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई। अस्पताल जैसे साइलेंट जोन में ऐसी नीच हरकत। हद तो तब हो गई जब वो बुजुर्ग महिला असहज होकर अपना सामान समेटकर वहां से हट गई, तो ये शख्स अपनी ऊंची हरकत पर आंख मारकर ठहाके लगाने लगा और सोशल मीडिया पर बेशर्मी से लिखा, थोड़ा मसाला डाल दिया, भाग गई। ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या है। ये भक्ति नहीं, आस्था का अपमान है। हनुमान जी का नाम करुणा, मर्यादा और रक्षा का प्रतीक है। किसी नमाज पढ़ रही महिला को चिढ़ाने और भगाने के लिए चालीसा का इस्तेमाल करना धर्म और हनुमान जी की मर्यादा का घोर अनादर है। अस्पताल कोई नफरती रील बनाने का अड्डा नहीं है। किसी लाचार की इबादत में खलल डालकर कोई सुरमा नहीं बनता। हापुड़ पुलिस और अस्पताल प्रबंधन से मांग है कि माहौल बिगाड़ने वाले इस उपद्रवी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक और यूजर ने लिखा, महिला एक कोने में नमाज पढ़ रही है, लेकिन वीडियो बनाने वाले इस लड़के ने तेज आवाज में चला दिया हनुमान चालीसा
और खुद ही वीडियो भी शूट किया। बताया जा रहा है वीडियो यूपी के हापुड़ के किसी कॉलेज का है। एक और यूजर ने लिखा, हॉस्पिटल में वो नमाज पढ़ रही है, उसका कोई अपना बीमार होगा। तुम कैसे लोग हो, हर जगह नफरत नहीं करते। जैसे हमारे भगवान पर हमारी आस्था है, हम अपने सुख दुख में उनके पास जाते, वैसे ये उनकी आस्था है, वो अपने दुख में अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, करने दो, क्या दिक्कत है भाई। एक और यूजर ने लिखा, मैं हूँ हिंदू कट्टर सनातनी लड़की, बट मैं इस चीज से टोटली डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि इन लोगों में नमाज होती है टाइम टू टाइम, और वो हॉस्पिटल में है, किसी इमरजेंसी से होंगी तो उनके घर जाने का वक्त नहीं होगा, तो उनको हॉस्पिटल में जगह मिली तो उन्होंने कर ली और शांति से अपना करके चली गई। आपको हनुमान चालीसा सुननी थी, सुन लेते ईयरपॉड्स लगाकर या बाद में सुन लेते स्पीकर पर ही, बट दिस इज टोटली रॉन्ग थिंग। बाकी हर हर महादेव, जय श्री राम। अब आपको बताते हैं चौथी खबर के बारे में। इस्लाम अपनाने पर पिता ने 2 बेटियों को कैद रखा, हाईकोर्ट का आया बड़ा बयान। बालिग को अपनी आस्था चुनने की आजादी, पिता सरकार देंगे 25 लाख मुआवजा। ओवैसी का भी आया रिएक्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाली 2 बालिग बहनों की अवैध हिरासत के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों महिलाओं को उनकी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देते हुए उनके पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि धर्म परिवर्तन के बाद दोनों को उनकी इच्छा के विरुद्ध पैतृक घर में रखना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन था। याचिका में दोनों महिलाओं ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी आस्था, अंतरात्मा, मेंटल पीस और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए खुद से इस्लाम धर्म अपनाया। अंशु ने 2020 और दिया ने 2021 में इस्लाम धर्म कबूल किया था। दोनों ने साफ कहा कि धर्म अपनाना किसी दबाव, धोखे, अनुचित प्रभाव, टेम्पटेशन या लालच के कारण नहीं किया गया। उनका आरोप था कि धर्म बदलने के फैसले से नाराज पिता ने उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ आबाई यानी माता पिता के घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप अदालत के फैसले के बारे में जान लीजिए। हाईकोर्ट ने दोनों महिलाओं से बातचीत की। कोर्ट ने उनकी प्रतिक्रियाओं को नेचुरल, कंसिस्टेंट और साफ पाया। कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये लगे कि दोनों किसी दबाव, डर, फितना या अनुचित प्रभाव में थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और उन्हें अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की पूरी कानूनी क्षमता है। बालिग व्यक्ति के निजी फैसलों में माता पिता का अधिकार संवैधानिक स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि जमीर की आजादी में सक्षम बालिग को अपनी इच्छा, विश्वास और दृढ़ आस्था के मुताबिक धर्म अपनाने, छोड़ने या बदलने का हक शामिल है। न्यायालय ने कहा कि यह अधिकार व्यक्ति की निजी खुद मुख्तारी, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत संरक्षण हासिल है। राज्य सरकार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विरोध किया। सरकार की ओर से महिलाओं के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर का हवाला दिया गया, जिसमें हिंदू धर्म से इस्लाम में जबरन और धोखे से धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की धाराएं भी जोड़ी गई थी। राज्य ने दावा किया कि कथित धर्मांतरण एक बड़ी संगठित साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसका देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता पर असर पड़ सकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण कानून के अनुरूप हुआ या नहीं ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इससे किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध लगातार कैद रखने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों महिलाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ पैतृक घर में रखा गया और उन्हें अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने से रोका गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी बालिग व्यक्ति की आवाजाही या स्वतंत्रता पर कानूनी अधिकार के बिना लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अवैध हिरासत होगा। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कारावास संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और इसे कानून की मंजूरी नहीं मिल सकती। 22 पेज के आदेश में कोर्ट ने महिलाओं की स्वतंत्रता की रक्षा करने में राज्य तंत्र की भूमिका पर भी गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के बजाय आपराधिक कार्रवाई की आड़ में हिरासत जारी रहने दी। न्यायालय ने इसे संवैधानिक अधिकारों का असाधारण रूप से गंभीर उल्लंघन माना और कहा कि मामला अनुकरणीय संवैधानिक मुआवजे का हकदार है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों महिलाएं अपने पिता, राज्य या किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना अपनी पसंद के किसी भी स्थानीय और किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। मुआवजा दोनों बहनों के बीच बराबर बांटा जाएगा। भुगतान 8 सप्ताह के भीतर करना होगा। पिता उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आवागमन, निवास, व्यवसाय या धार्मिक विकल्पों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, चेकबुक, धर्म परिवर्तन संबंधी दस्तावेज और अन्य निजी सामान 7 दिन के भीतर लौटाने होंगे। राज्य के अधिकारियों को दोनों महिलाओं की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप न होने देने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर राज्य को उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध करानी होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश कुंवर सुल्तान अली और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य मामले में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनाया। पत्रकार आयुष ने इसी खबर को मुख्तसर नोट में अपनी एक्स प्रोफाइल पर साझा किया है और ओवैसी ने भी इस खबर को साझा किया है।
अब बढ़ते हैं 5वीं खबर की तरफ। Can you imagine when you post about that, you lost contracts, you lost sponsorship. जान के मुकाबले में पैसा कुछ भी नहीं है। फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर स्पॉन्सर्स खोए। खबीब नूरमागोमेदोव का बड़ा बयान वायरल। खबीब नूरमागोमेदोव हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उन्होंने बताया कि कैसे फिलिस्तीन का समर्थन करने की वजह से उनके स्पॉन्सर्स ने उन्हें छोड़ दिया और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए गए। यूएफसी के पूर्व चैंपियन ने पिछले कुछ सालों में उस इलाके में हुई तबाही के बारे में कई अपडेट्स शेयर किए हैं और क्षेत्र में इजराइल की लगातार आक्रामकता की आलोचना की है। मौजूदा यूएफसी वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव ने भी हालात के बारे में कई अपडेट्स शेयर किए हैं और नूरमागोमेदोव ने पुष्टि की कि इसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी है। खिलाड़ियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके बारे में बात करते हुए नूरमागोमेदोव ने फिलिस्तीन के प्रति अपने समर्थन का जिक्र किया और बताया कि कैसे कुछ कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर देती है, भले ही कोई सिर्फ इस बारे में बात ही नहीं क्यों ना करे। उदाहरण के लिए, मैं एक मशहूर एथलीट हूँ। क्या आप सोच सकते हैं जब आप उनके बारे में पोस्ट करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पॉन्सरशिप खो देते हैं। कई स्पॉन्सर्स ऐसे एथलीट्स के साथ काम नहीं करना चाहते जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। समर्थन की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई बस कुछ कह भी दे तो वे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर देते हैं। ये क्लिप इन्फ्लुएंसर्स नेको ने शेयर की थी और नूरमागोमेदोव ने पुष्टि की कि दूसरे स्टार्स को भी इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा है। आपको क्या लगता है कि मेरे साथ या इस्लाम या उस्मान के साथ ऐसा नहीं हुआ? हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमने भी पैसे गवाए हैं, लेकिन जान की कीमत के आगे पैसे कुछ भी नहीं है। इसके बाद नूरमागोमेदोव ने बताया कि वो जब भी मुमकिन हो अपडेट क्यों शेयर कर रहे थे। सोशल मीडिया जैसे मेरे प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम लोगों के साथ जानकारी शेयर करूं। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ ना कर पाए, लेकिन चुप तो ना रहे। लोग बस देखते हैं, ठीक है ये बुरा है और बस इतना ही, वे कुछ करते नहीं है। और सच कहूं तो ये बहुत दुख की बात है। आपको बता दें, यूएफसी 311 खबीब नूरमागोमेदोव और उनकी टीम के लिए योजना के मुताबिक नहीं रहा। उस रात उनके 3 फाइटर्स में से 2 ने जीत हासिल की, लेकिन द ईगल तीनों फाइटर्स को जिताना चाहते थे। हालांकि वे हार से निराश थे, लेकिन पूर्व यूएफसी चैंपियन का कहना था कि उस इलाके में चल रहे युद्ध की वजह से बेघर हुए फिलिस्तीनियों के लिए हालात कहीं ज्यादा मुश्किल थे। एक यूजर ने इस खबर पर अपनी राय रखते हुए कहा, मैं कह सकता हूं कि खबीब सभी मुसलमानों के सबसे अच्छे प्रतिनिधि है और उनकी टीम भी पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे अच्छी मुस्लिम टीम है। हालांकि असल में आज कोई मुस्लिम दुनिया बची ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं छठी खबर को लेकर, जो काफी अहम है। क्या कोई इंसान सचमुच 220 करोड़ रुपए खर्च करके ढेरों प्लास्टिक सर्जरियों के सहारे खुद को हमेशा के लिए कुत्ता बना सकता है? पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर और वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जापान के रहने वाले 26 साल के करोड़पति बिजनेसमैन जिनका नाम जासो है, उन्होंने इंसान की जिंदगी से तंग आकर 220 करोड़ उड़ा दिए और खुद को डॉग में बदल दिया। लोग इस वीडियो को देखकर हैरान है कि कोई इंसान ऐसा पागलपन कैसे कर सकता है। लेकिन आज हम आपको आधिकारिक फैक्ट चेकर्स के हवाले से इस वीडियो के पीछे का वो कड़वा और हैरान कर देने वाला सच बताएंगे, जिसे जानकर आप भी कहेंगे इंटरनेट पर हर चीज सच नहीं होती। पहले समझ लेते हैं कि इंटरनेट पर क्या झूठ परोसा जा रहा है। कई बड़े पेजेस और रील्स में दावा किया जा रहा है कि इस 26 साल के लड़के ने अपने चेहरे, हड्डियों और त्वचा की कई जटिल सर्जरियां कराई हैं। अब वो बिल्कुल कुत्तों की तरह 4 पैरों पर चलता है, उन्हीं की तरह खाना खाता है और वैसी ही जिंदगी जी रहा है। इस दावे को इतना घुमाया गया कि लोग कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने लगे कि इतने पैसों में गरीबों की मदद हो जाती या कलयुग आ गया है। लेकिन ठहरिए, जब इस वीडियो की गहराई से पड़ताल की गई तो पता चला कि ना तो जासो नाम का कोई करोड़पति है और ना ही किसी ने 220 करोड़ की कोई सर्जरी कराई है। तो फिर इस 220 करोड़ की कहानी का आधार क्या है? दरअसल इस अफवाह को 2 अलग अलग सच मिलाकर बुना गया है। पहला सच जुड़ा है जापान के ही एक असली शख्स से जिनका नाम टोको है। टोको को बचपन से जानवरों की तरह जीने का एक अनोखा शौक था। इसके लिए उन्होंने अपने शरीर पर कोई प्लास्टिक सर्जरी या मेडिकल बदलाव नहीं कराया। उन्होंने साल 2023 में जापान की एक मशहूर स्पेशल इफेक्ट्स कंपनी ज़ेपिट को ऑर्डर देकर एक बेहद वास्तविक दिखने वाला रफ कोली नस्ल के कुत्ते का कस्टमाइज्ड कॉस्ट्यूम बनवाया था। इस आलीशान सूट को तैयार होने में 40 दिन लगे थे और इसकी कुल लागत करीब 20 लाख जापानी येन यानी भारतीय मुद्रा में सिर्फ 12 से 14 लाख रुपए थी, ना कि 220 करोड़ रुपए। टोको जब चाहते हैं इस कॉस्ट्यूम को पहनते हैं और जब चाहते हैं उतार कर सामान्य इंसान बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी जो लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो कुत्ता बहुत ही अजीब और बिना बालों वाला दिख रहा है। वो क्या है? तो यहाँ आता है इस अफवाह का दूसरा सच। वीडियो में जिस अजीबोगरीब जीव को दिखाया जा रहा है वो असल में मैक्सिको की एक प्राचीन, बेहद दुर्लभ और बिना बालों वाली असली नस्ल का कुत्ता है, जिसे सोलो या मैक्सिकन हेयरलेस डॉग कहा जाता है। इस नस्ल के कुत्तों की त्वचा पर जन्म से बाल नहीं होते और इनका चेहरा इंसानों जैसा भ्रम पैदा करता है। कुछ शरारती सोशल मीडिया पेजेस ने इस मासूम जानवर के वीडियो को उठाया, इस पर जासो नाम के फर्जी करोड़पति की कहानी चिपकाई और व्यूज बटोरने के लिए 220 करोड़ का झूठा दावा ठोक दिया।
तो साफ शब्दों में कहे तो पूरी कहानी मनगढ़ंत है। ना तो कोई इंसान 220 करोड़ खर्च करके कुत्ता बना है और ना ही ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है। बाकी आपको बता दें, ये वीडियो देखने से ही खुले तौर पर एआई से बनाया हुआ वीडियो नजर आ रहा है, क्योंकि वायरल वीडियो में डॉग की बॉडी में इंसान के हाथ भी देखे जा सकते हैं और इंसान के फेस को कुत्ते के फेस में स्वैप किया गया है। अक्सर ऐसा कॉस्ट्यूम पहना कर हो सकता है या एआई के जरिए ही किया जा सकता है। बाकी अगर वायरल वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की क्लिक बेट संस्कृति का नतीजा है। आज के डिजिटल युग में व्यूज और लाइक्स पाने के लिए लोग किसी भी साधारण वीडियो को भ्रामक दावों के साथ परोस देते हैं। इसीलिए किसी भी सनसनीखेज वीडियो को सच मानकर शेयर करने से पहले प्रामाणिक न्यूज सोर्स से उसकी जांच जरूर कर लें। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पर इस तरह फेक न्यूज फैलाने वालों पर क्या एक्शन होना चाहिए? अब बात करेंगे हम इस हफ्ते की 7वीं बड़ी खबर की। और क्या ही चाहिए एक इंसान या कोई बाइकर को। मुंबई की महिला बाइक राइडर की मौत, सड़क हादसे में गई जान। ट्रेलर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, मौत से पहले मुस्कुराते हुए अपनी राइड का वीडियो पोस्ट। चलिए जानते हैं मुंबई वायरल गर्ल के बारे में। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के पुरूर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH30 पर दर्दनाक सड़क हादसे में मुंबई की महिला बाइक राइडर की मौत हो गई। मृतक महिला का नाम रिद्धि ठक्कर बताया जा रहा है। मृतका रिद्धि ठक्कर रायपुर से कांकेर जा रहे बाइकर्स के समूह में शामिल थी। पुरूर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर मरकटोला घाट के पास सामने से आए ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद मुंबई निवासी रिद्धि ठक्कर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके तुरंत बाद उन्हें डायल 112 की मदद से चारामा अस्पताल पहुंचाया गया। वहां हालत गंभीर होने पर धमतरी रेफर किया गया। राम अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि करीब 20 बाइक राइडर्स का समूह रायपुर से कांकेर की ओर निकला था। एबीपी न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रिद्धि ठक्कर से धमतरी के बाद करीब 17 बाइकर्स आगे निकल गए थे, जबकि 3 राइडर्स उनके पीछे चल रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, साथ ही बाइकर्स ने तत्काल मदद पहुंचाई। मृतका की पहचान रिद्धि ठक्कर निवासी कांदीवली मुंबई वेस्ट के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धमतरी भेज दिया है। हादसे के बाद पुरूर पुलिस ट्रेलर और चालक की तलाश में जुट गई है। मृतका के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। वो मुंबई से रायपुर पहुंचेंगे। ये पूरा मामला पुरूर थाना क्षेत्र का है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जनता के बीच इस हादसे को लेकर शोक की लहर है और जनता अपने गम का इजहार कर रही है। एक यूजर ने लिखा, एक थी जुनूनी फीमेल बाइकर रिद्धि ठक्कर, मौत की पूरी कहानी। रिद्धि अपने जुनून को पूरा करने के लिए मुंबई से करीब 23 बाइकर्स के एक ग्रुप के साथ छत्तीसगढ़ के खूबसूरत बस्तर की वादियों को एक्सप्लोर करने निकली थी। वो नागपुर के रास्ते रायपुर पहुंची थी और वहां से बस्तर के कांकेर की तरफ आगे बढ़ रही थी। 12 अगस्त की सुबह करीब 5-6 बजे के बीच अपनी बजाज एवेंजर बाइक पर राइड कर रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी बालोद जिले के बॉर्डर पर एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रेलर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते समय इस हादसे में रिद्धि ठक्कर की जान चली गई। मौत से महज कुछ घंटे पहले तक भी रिद्धि ने मुस्कुराते हुए अपनी राइड का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसे देखकर उनके दोस्त और फैंस इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो वीडियो देखिए। एक और यूजर ने लिखा, लेकिन 2 पहिए आपकी आत्मा को ऐसी बातों के झांसे में ना आए। अगर आप कार खरीद सकते हैं तो भारत में बाइक पर पैसे बर्बाद ना करें। आपका शरीर कच्चे अंडे की तरह नाजुक होता है, जरा सा गिरे और खेल खत्म है। आपकी परवाह कोई नहीं करेगा। कोई भी इन्फ्लुएंसर या मीडिया आपको ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि 2 व्हीलर्स के बारे में बताते समय वे सिर्फ व्यूज और लाइक्स के पीछे भागते हैं। भारत में 2 व्हीलर का मतलब है मुसीबत। मेहनत करें और इस मुसीबत से बाहर निकले। 8वीं खबर भी इस हफ्ते बहुत चर्चा में रही, देखिए। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है, जिसमें एक महिला ने मुकद्दस काबा के सामने खड़े होकर अपने पति को प्रेगनेंसी की खबर देकर सरप्राइज दिया। महिला को ग्रैंड मस्जिद के रूहानी माहौल में ये खबर देते हुए देखा गया। कपल के बीच का ये निजी पल बाद में ऑनलाइन वायरल हो गया और लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की और कहा कि पाक मस्जिद के अंदर ऐसे निजी पलों को फिल्माकर शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जगह की पवित्रता और निजता का सम्मान करना जरूरी है। आलोचकों का तर्क था कि ग्रैंड मस्जिद इबादत और श्रद्धा की जगह है, इसलिए वहां निजी सरप्राइज को फिल्माना और शेयर करना गलत हो सकता है, भले ही वो खुशी का मौका हो। एक यूजर ने लिखा, ये कई स्तरों पर गलत है। सबसे पहले आप पेशाब की बूंद वाला ये वो उपकरण सबसे पवित्र जगह पर ले जाते हैं, फिर आप अपने तमाशे के लिए काबा को बैकड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये बेहद शर्मनाक और घिनौनी हरकत है। मुझे उम्मीद है कि हज अधिकारी इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। एक और यूजर ने लिखा, सबसे पहले तो उन्हें हरम में कैमरों पर रोक लगानी चाहिए, और दूसरी बात, आप ऐसी जगह पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट क्यों ले जाएंगी जिस पर यूरिन की बूंदें लगी हो? मतलब इस महिला को क्या हो गया है?
कुछ अन्य लोगों ने इस घटना को सहज और हार्मलेस माना। उनका कहना था कि प्रेगनेंसी की खबर पर कपल की खुशी स्वाभाविक थी और हो सकता है कि उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी हो क्योंकि वे इसे नेमत और रूहानियत से जोड़कर देखते हैं। एक यूजर ने लिखा, दुनिया की सबसे पवित्र जगह पर आपके माता पिता का आपकी प्रेगनेंसी के बारे में बताना जिंदगी की एक अलग ही जीत है। एक और यूजर ने लिखा, एक ऐसा पल जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। काबा में एक महिला ने अपने पति को ये खुशखबरी देकर हैरान कर दिया कि वे माता पिता बनने वाले हैं। भावुक होकर उन्होंने तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदा किया। शुक्रगुजारी, आस्था और नई शुरुआत का एक खूबसूरत पल। हालांकि कपल की पहचान और फिल्माने के हालात अभी पता नहीं चले हैं, लेकिन वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है। इससे उन लोगों के बीच मतभेद साफ दिखता है जो इसे परिवार का एक सहज पल मानते हैं और जो मक्का की पवित्र मस्जिद में ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड करने की आलोचना करते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे हम 9वीं खबर की तरफ। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हिजाब, इस्लाम, मुसलमानों का जिक्र, जनता ने लगाया फेम और व्यूज की चाह का इल्जाम, कपल का आया रिएक्शन। वीडियो का सच जानकर सर पकड़ लेंगे। चलिए एक खास खबर शुरू करते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपके सामने एक वीडियो की पड़ताल की थी। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की हिजाब पहने हुए जिम में कसरत करते हुए देखी जा सकती है। हिजाब और एक्सरसाइज में तो कोई हर्ज नहीं था, मगर कुछ मुसलमानों को जो बुरा लगा वो ये कि इस हिजाबी लड़की से एक शख्स चिपका हुआ है और बॉडी टच करते हुए इस हिजाबी लड़की को ट्रेन कर रहा है। बस यही एक पहलू इस वीडियो का चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस्लाम हिजाब को बदनाम करने जैसा है और इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता वगैरह वगैरह। वीडियो की सच्चाई जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए जनता सोशल मीडिया पर किस तरह की बयानबाजी कर रही है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर कर दावा करते हुए लिखा, हिजाब पहने ये मुस्लिम लड़की एक्सरसाइज कर रही है और ट्रेनर उसे सहारा देने के लिए उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। इस दौरान दोनों के शरीर पूरी तरह एक दूसरे से सटे हुए हैं। आखिर ये कौन सी एक्सरसाइज है? मैं भी 15 सालों से जिम कर रहा हूँ, लेकिन हमने तो ये सब बकैती नहीं किया जिससे कि समाज में गलत इम्पैक्ट पड़े। जिम में अक्सर देखा जाता है कि कुछ ट्रेनर ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियों से एक्सरसाइज करवाते समय उनके बेहद करीब रहते हैं और लड़कियों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन हमें परवरिश की पहचान जरूर दिखती है। जिम कल्चर समाज को बर्बाद कर रहा है। लोग बेशर्म होते जा रहे हैं। लानत हो ऐसे लोगों पर। एक और यूजर ने लिखा, जब सोशल मीडिया पर शोहरत पाने लायक कमेंट फॉलोअर्स हासिल करने का जुनून किसी पर सवार हो जाए तो नतीजा बेहयाई, बेगैरती, खुराफात की हर हद तक जाता है। आजकल फिटनेस के नाम पर पूरा जिस्म दिखाकर, सर पर स्कार्फ डालकर, जिम जाकर ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने वाली नाम निहाद फेमिनिस्टों की हालत यह है कि वो हर खुराफात के बाद भी खुद को डिफेंड करती है, उसे नॉर्मलाइज कर रही है। असल में दीन के, शरीयत के, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं जो खुद के साथ दूसरों को भी बेहया बनाने पर काम कर रहे हैं। वायरल जोन इंडिया ने लिखा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हिजाब पहने एक युवती जिम में एक्सरसाइज करती दिखाई दे रही है। वीडियो में एक ट्रेनर एक्सरसाइज के दौरान उसके काफी करीब खड़ा नजर आता है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सामान्य ट्रेनिंग तकनीक बता रहे हैं, जबकि अन्य यूजर्स का कहना है कि जिम में ट्रेनिंग के दौरान प्रोफेशनल दूरी और मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यदि किसी एक्सरसाइज में शारीरिक सहायता आवश्यक हो तो वो पूरी पारदर्शिता, सहमति और पेशेवर तरीके से दी जानी चाहिए। हालांकि केवल वायरल वीडियो के आधार पर किसी व्यक्ति, ट्रेनर या जिम की मंशा पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। वीडियो की पूरी परिस्थितियों और संदर्भ की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। गली न्यूज ने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो पाया रिजवाना शरीफ नाम की यूजर ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। रिजवाना ने अपने साथ शरीफ क्रिपोडी को भी कोलैब किया था। गली न्यूज ने जब शरीफ की प्रोफाइल खंगाली तो गली न्यूज ने पाया कि शरीफ ने अपने इंस्टा पर इसी लड़की के साथ एक और वीडियो पोस्ट किया है और रील के कैप्शन में लड़की को अपनी पत्नी बताया। शरीफ ने अपनी पत्नी के साथ रील के कैप्शन में लिखा, तैयारी का दिन अपनी पत्नी के साथ पीठ की कसरत, यानी कि ये कपल है और अपना ये वीडियोस शेयर करता है। इस कपल के दूसरे रील्स में कुछ बच्चों को भी देखा जा सकता है। सवाल ये भी उठे कि अगर ये मियां बीवी है भी तो इन्हें सार्वजनिक व्यवहार का ख्याल रखना चाहिए। हर समाज में कुछ निजी और कुछ सार्वजनिक मर्यादाएं होती हैं। रिश्ते की वैधता अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक शालीनता, हया और सामाजिक मर्यादा अपनी जगह। दोनों को एक दूसरे का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। आखिर हया तो ईमान का हिस्सा है। मगर कपल का कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। रील वायरल हो चुकी थी और लगभग 3 मिलियन व्यूज अब तक क्रॉस हो चुके हैं। अब कपल लगातार इस तरह की 3 रील्स और अपलोड कर चुका है और व्यूज अच्छे आ रहे हैं, यानी कपल व्यूज लाने के गेम को समझ चुका है और कंट्रोवर्सी पर बिना कुछ बोले वो अपना काम कर रहा है। और अब इसी तरह के रील्स पर लोग इस कपल के कमेंट सेक्शन में कुछ इसी तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये मुस्लिम नहीं है, ये फेमस होने के लिए कर रहे हैं, ये हम में से नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, स्कार्फ उतार दो बहन। बाकी बहुत से कपल की तारीफ भी कर रहे हैं।
अब इस हफ्ते 10वीं और आखिरी बड़ी खबर देखिए। नोएडा के बरोला गांव स्थित पीजी में असम की युवती की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी युवक शव को अपने कमरे में बंद करके फरार हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि युवती पर चाकू से करीब 10 वार किए गए थे। अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हुई। वहीं पुलिस को जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। कमरे से शराब की बोतल, गिलास और युवती का मोबाइल फोन मिला है। मोबाइल की चैट कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि पुलिस मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपी तक पहुंची उसे नोएडा लाया जा रहा है। 8 अगस्त की रात आरोपी युवक और युवती के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि युवती और युवक के बीच पहले से कोई जान पहचान या विवाद था या घटना अचानक हुए विवाद के बाद हुई। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली महक करीब 3 सप्ताह पहले माता पिता को बिना बताए नोएडा आई थी। वो अपनी सहेली संजना के साथ बरौला में रह रही थी। 8 अगस्त की रात में वो गायब हो गई थी। इसके बाद 10 अगस्त को पड़ोस में रहने वाले युवक रमन के कमरे में उसकी लाश मिली थी। रमन उसकी हत्या कर शव को कमरे में छिपाकर भाग गया। पुलिस अब ये पता कर रही है कि नोएडा आने के बाद उसकी रमन से मुलाकात कब और कैसे हुई। घटना के दौरान संजना पीजी में मौजूद नहीं थी और करीब 2 दिन बाद वापस लौटी। पुलिस उससे भी महक की दिनचर्या, दोस्तों और रमन से संभावित परिचय के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार 8 अगस्त की रात महक और संजना लॉबी में थी, जबकि रमन अपने कमरे के बाहर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस ये जांच रही है कि इसी विवाद के बाद घटनाक्रम हत्या तक पहुंचा या दोनों के बीच पहले से कोई विवाद चल रहा था। 19 साल की युवती महक अहमद की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महक के शरीर पर धारदार हथियार से करीब 10 वार किए गए थे। गंभीर चोटों से काफी खून बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद फरार हुए आरोपी रमन राज को नोएडा पुलिस ने बिहार के कटिहार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे नोएडा ला रही है। अब उससे पूछताछ कर हत्या की वजह और वारदात की पूरी कहानी पता की जाएगी। हत्या के बाद रमन अपना कमरा बंद करके बिहार के कटिहार भाग गया था। पुलिस ने महक और आरोपी के मोबाइल फोन समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगालने शुरू किए। मोबाइल के लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम बिहार पहुंची और आरोपी को कटिहार से गिरफ्तार कर लिया। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि पुलिस मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपी तक पहुंची। आरोपी को नोएडा लाया जा रहा है। पुलिस हत्या की वजह और वारदात से जुड़ी पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।